हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 4 जुलाई 2024 के दो प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे। इसमें से पहला है हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट जारी की थी पिछली बार, आपको पता होगा, अदानी शेयर पे, और शॉर्ट सेलिंग करके उसने पैसा भी कमाया था। उसको लेकर सेबी ने उस पर आरोप लगाया है कि उसने भारतीय कानून तोड़े हैं। तो अभी तक जो ये मामला था कि हिंडनबर्ग ये कहता था कि वो भारत के किसी भी कानून को नहीं तोड़ा है, इसलिए उसके दायरे में नहीं आता। लेकिन हिंडनबर्ग को दिए गए नोटिस में सेबी ने आरोप लगाया है कि हिंडनबर्ग ने भारतीय कानून तोड़े हैं। तो इस मुद्दे को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा देखा जाए तो इस रिपोर्ट के ही कारण जो है भारतीय शेयर मार्केट का 150 अरब डॉलर से ज़्यादा वॉश आउट हो गए थे। हालांकि अब जिसने उनमें बेच दिया होगा उसको तो नुकसान होगा, बाद में वो रिकवर हुए, लेकिन 150 अरब डॉलर देखा जाए तो पाकिस्तान की आधी जीडीपी के बराबर या उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा है, स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक आगे बढ़ा दिया गया है। ये जून 2015 में से शुरू किया गया था। मोदी फर्स्ट सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना थी, जो 100 स्मार्ट शहरों के विकास का कार्य था। ये योजना इसको इस बजट में अलग से प्रावधान नहीं है, जो बजट कर दिया गया है वो कर दिया गया है, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा या कुछ शहरों द्वारा ये कहा गया है कि अभी उसके कुछ काम में थोड़ी बहुत अभी कमी रह गई है। लगभग 10% काम अभी पूरा करना है, जिसको लेकर सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट यानी मार्च 2025 तक के लिए इसका क्रियान्वयन बढ़ा दिया है। इसका टाइम लिमिट बढ़ा दिया है कि यानी तब तक इसको पूरा किया जा सकता है। हालांकि फाइनेंशियली कोई अलग से चीज़ें नहीं आएगी, ये भी संस्थाओं को क्लियर कर दिया गया है। तो आइए जरा देखते हैं पहले सेबी ने हिंडनबर्ग पर भारतीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया है। देखिए, भारत में जो सिक्योरिटी मार्केट है या एक्सचेंज है, तो उससे जुड़ी हुई जो रेगुलेटरी संस्था है वो सेबी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और अदानी पर आरोप लगा था और सारा मामला हुआ था, उसको लेकर फिर कई सारे लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक सेबी को और इस तरह का निर्देश दिया था कि वो जांच करे। उसके जांच में सेबी ने कुछ तथ्य पाए हैं और उसको लेकर वो हिंडनबर्ग को एक नोटिस भेजा था। ये बात हिंडनबर्ग ने खुद ही कही है। 1 जुलाई को उसने एक वीडियो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर एक एक्स पर एक लिख कर कहा है कि उसे 27 जून को सेबी का नोटिस प्राप्त था। उस नोटिस में हिंडनबर्ग, उसके संस्थापक और उसके ही एक पार्टनर और साथ ही में उससे जुड़ी हुई 3-4 संस्थाओं के बारे में बताया गया है। और सेबी ने जो आरोप लगाया है कि हिंडनबर्ग ने अपने इस जो शॉर्ट सेलिंग के द्वारा भारतीय कानून को तोड़ा है, इसलिए उसे नोटिस दिया गया है कि कारण बताओ, शोकॉज नोटिस दिया गया है। तो आइए ज़रा समझते हैं मामला क्या है। तो देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ये शेयर मार्केट की कह सकते हो कि एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है। इसने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च, शॉर्ट सेलर को थोड़ा सा मैं बता दूं अगर जो नए बच्चे हूं उनके लिए। तो जैसे कि मैं शॉर्ट सेलर हूं और मैं क्या करता हूं कि किसी भी कंपनी के शेयर मैंने ले लिया और वो वायदा पे लिया जाता है कि भाई हमें 100 शेयर दे दो उधार के रूप में। जैसे हमने 100 शेयर उधार ले लिया, आज दाम 100 रुपये है और हमने 100 शेयर उधार ले लिया और उसको हमने बेच दिया, तो हमें 10,000 रुपये मिल गया। और हमें ये पता रहता है कि हम ये कहते हैं कि शॉर्ट सेलिंग करेंगे, कि हम ऐसी कोई रिपोर्ट इस तरह से हम अनुमान लगाते हैं उसके लिए, जैसे हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट लगाई। उसके बाद अब जो शेयर हमने 100 रुपये का शेयर लिया था, अब वो शेयर का दाम मान लिया 50 रुपये हो गया। तो हम क्या करेंगे, मार्केट से 50 रुपये का 100 शेयर खरीद के जिससे लिए थे उसको दे देंगे। बाकी जो उसका कमीशन होगा, ब्रोकरेज फर्म होती है वो कमीशन होगा, उनका कमीशन दे देंगे। तो ऐसे में हमें जो 10,000 का शेयर बेच के जो हमें पहले बेच लेते हैं, बाद में उसे जो खरीदते हैं कम कीमत पे, तो वो जो अंतर होता है वही फ़ायदा होता है और इस प्रक्रिया को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। भारत आदि में ये चीज़ें बैन है, लेकिन अमेरिका आदि में ये पूरी तरह से लीगल है। और हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर जो है इसी तरह की एक शॉर्ट सेलिंग जनवरी 2023 में की थी। मेरे ख्याल से वहाँ पे 25 जनवरी था, यहाँ पे 26 जनवरी था, थोड़ा एक दिन बाद वो चलता है, तो इसलिए 26 जनवरी यानी वो 25 जनवरी की बात है उसने की थी, या 24 या 25 इसी तरह से जनवरी की बात है, उसने शॉर्ट सेलिंग की थी। और उसके तहत
अदानी का शेयर धड़ाम हुआ था। बाद में उसने कहा भी था कि हमने शॉर्ट सेलिंग, और उस पर एक जांच रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि अदानी ने धोखाधड़ी की है और ये किया। फिर मामला बहुत तूल पकड़ा था और उसमें काफ़ी शेयर डाउन हो गया था, बहुत सारा पैसा, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ था। लेकिन बाद में अब वो लगभग रिकवर हो गए हैं। लेकिन उतने सालों बाद, क्योंकि उस समय जब किया था तो हिंडनबर्ग ने कहा था कि उसने किसी भी भारतीय शेयर मार्केट के आधार पर ये काम नहीं किया है, इसलिए वो देखा जाए तो भारतीय कानून से बाहर था। लेकिन सेबी ने जब जांच की तो उसने बताया कि अदानी समूह के खिलाफ शॉर्ट पोजीशन बनाने में इसने गैर सार्वजनिक जो है जानकारी का उपयोग करने की मिलीभगत करने का भी इसमें आरोप लगाया है। और साथ ही में देखिए इसमें कहा गया है कि जैसे देखिए ये 4 लोगों को जो नोटिस दिया गया है, एक है अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च, अमेरिकी स्थित हेज फंड मैनेजर मार्क किंगडन, और ये जो मार्क किंगडन है इसका हिंडनबर्ग रिसर्च में पार्टनरशिप है। समझिए बात को, मार्क किंगडन हिंडनबर्ग का पार्टनर है और इसके 4 अन्य इसी के नाम से 99% स्वामित्व वाली इसके नाम से जो है हेज फंड हैं और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फंड हैं। उसने एक भारतीय फंड के नाम से जो मॉरिशस में रजिस्टर्ड भारत में काम कर रहा है उसके लिए जो है काम करके जो है पैसा कमाया था। और इन दोनों में ये कॉन्ट्रैक्ट है, सेबी कह रहा है कि ये जो भी प्रॉफिट होगा उसका 30% तुम्हें दिया जाएगा जो शॉर्ट सेलिंग करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए इन पे आरोप है कि किंगडन ने, यही जो उसका पार्टनर है शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग का, कि किंगडन ने मॉरिशस स्थित एक फंड के माध्यम से गौतम अदानी के नेतृत्व वाले समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने से पहले शॉर्ट पोजीशन स्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप $150 अरब का बाजार मूल्य खत्म हो गया था। और इसमें रिपोर्ट में कहा गया है, यानी जो सेबी ने कहा है कि पाठकों को गुमराह किया और अदानी समूह के शेयरों में घबराहट पैदा की, कीमतों को अधिकतम संभव सीमा तक कम किया और उसी से लाभ कमाया, ऐसा इस पे सेबी का आरोप है। जरा सा हिंडनबर्ग रिपोर्ट बता दें कि अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या है। तो 24 जनवरी 2023 को, या भारत में 25 जनवरी 2023 को न्यूयॉर्क स्थित एक संस्था है, निवेशक शोध फर्म अपने को कहते हैं हिंडनबर्ग, उसने गौतम अदानी के नेतृत्व वाले अदानी समूह पर आरोप लगाया कि दशकों से खुलेआम स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाते हुए इसने 106 पेज की रिपोर्ट प्रकाशित की थी। और उसके बाद जैसे ही एक माहौल था कि सारा आया कि बहुत बड़ा धोखा अदानी को लेकर विपक्षी दल पहले से ही कह रहे थे, उसमें अदानी का शेयर बहुत धड़ाम हुआ। और मज़ेदार बात है कि अदानी उसके एक दिन बाद 20,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जारी कर रहा था। हालांकि इस इंडर रिपोर्ट के बाद भी ये पूरी तरह से एफपीओ उसका सब्सक्राइब हो गया था, लोगों ने खरीदा था, खासतौर से जो बड़े निवेशक थे उन्होंने खरीदा था। हालांकि उसने सबका पैसा वापस कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और इसमें जो है शेयरों में गिरावट इतनी हुई कि पूछिए मत। लेकिन आज वो सारे शेयर जो है अपने अपनी कीमतों पर लौट चुके हैं। और अदानी ने कहा था कि उसमें कोई जो भी आरोप लगे हैं वो सब गलत थे। इस मामले को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई थी, सेबी को भी निर्देश दिया था। और जब सेबी जांच कर रही है, उसी जांच में सेबी को ये पता चला है कुछ चीज़ें जिसको लेकर उसने हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस दिया है। तो देखिए इसमें डिटेल में देखते हैं कि क्या सेबी ने पूछा है। सेबी ने नोटिस में कहा है कि हिंडनबर्ग ने अडानी लिमिटेड के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन बनाने और मुनाफा कमाने के लिए गैर सार्वजनिक जानकारी के अग्रिम ज्ञान का उपयोग करने के लिए कुछ संस्थाओं के साथ मिलीभगत की थी। ठीक है, इसमें कहा गया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च, इसके संस्थापक नाथन एंडरसन, साझेदार निवेशक मार्क किंगडन, यही मेन है, ये इनका साझेदार निवेशक है हिंडनबर्ग का। इसने इसके साथ समझौता कर रखा है कि जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी इसको प्रॉफिट होगा, इसके 4 और संस्थाएं हैं, इनके रिसर्च के बाद जो इनको प्रॉफिट होगा उसका 30% ये किसको देंगे? हिंडनबर्ग को देंगे। और इसके स्वामित्व वाली और इसके नियंत्रण वाली 3 संस्थाओं का जो ये नाम है, और इसके द्वारा एक भारतीय कोटक महिंद्रा बैंक, जिसको KMIL पूरा नाम नहीं लिखा है, उसकी एक संस्था के, उसके इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा जो मॉरिशस में रजिस्टर्ड है, उसके द्वारा उसने जो है इसने उसमें उसके फंड का एक, इसका जो
किंगडन है, किंगडन की 100% स्वामित्व वाली ने पूरा उसका उस कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड वाली जो फर्म है उसके जरिए यहाँ पे एफपीओ के तरह एफईआई के तहत जो है शेयर खरीदवाया था, शॉर्ट सेलिंग की थी और उसमें सेबी का आरोप है कि लगभग 183 करोड़ का मुनाफा इन लोगों ने उस तरीके से कमाया था। और सेबी ने आरोप लगाया था कि इसके बहुत पहले 30 नवंबर 2022 को रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है अमेरिका में 24 जनवरी 2023 को, और इसके पहले ही 30 नवंबर 2023 को हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर अपनी रिपोर्ट का एक ड्राफ्ट विशेष रूप से अपने ग्राहक किंगडन कैपिटल, जिसने यहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग भारत में की थी, उसको 2 महीने पहले ही दे दिया था कि ये ऐसी सी चीज़ें हैं, और वही सेम चीज़ हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में प्रकाशित है। तो यही आरोप लगा रहा है सेबी कि गैर सार्वजनिक जो रिपोर्ट गैर सार्वजनिक थी उसको अपने साझेदार फर्म के साथ साझा करके धोखा किया है, जानबूझ के किया है। और देखिए किंगडन ने कथित तौर पर मई 2021 में ही हिंडनबर्ग के साथ एक शोधित प्रतिभूतियों में व्यापार होने वाले मुनाफे के 30% का साझा करने के लिए एक समझौता किया था। यानी ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर है हितों में, ये भी साबित होता है और ये भी साबित होता है कि इसने उसे ड्राफ्ट रिपोर्ट 30 नवंबर 2022 को यानी आने के लगभग 1-1.5 महीने पहले दे दी थी, और वो सब जानबूझ के भारतीय कंपनी के नाम ने भारतीय कंपनी के माध्यम से, मॉरिशस रजिस्टर्ड कंपनी के माध्यम से जो भारत में काम करती है, और भारत में जो भी फाइनेंशियल सिस्टम काम करेगा उस पर भारत के नियम कानून लागू हैं और शॉर्ट सेलिंग भारत में कानूनन बाध्य। तो ऐसे में जो वो कह रहा था कि नहीं हमने कुछ नहीं किया है, वो भारत के कानून, क्योंकि भारत के एक संस्था के माध्यम से और जिसमें किंगडन पार्टनर है, और किंगडन और कौन, हिंडनबर्ग पार्टनर है। ये जो पार्टनरशिप का खेला दिखाया जाता है ना, ये वही चीज़ें हैं जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम या रेगुलेशन सिस्टम से बचने के लिए बहुत कह सकते हो कि वाइट कॉलर जो लोग हैं वो इस तरह की चीज़ों को अपनाते हैं। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अस्वीकरण कि उसने केवल गैर भारतीय कारोबार वाली प्रतिभूतियों के माध्यम से पोजीशन बनाए रखी थी गलत है। वो भारतीय कारोबार वाली के माध्यम से भी प्रतिभूतियां बनाई थी, इसलिए उसने भारत के भी कानून को तोड़ा है, और इसको लेकर इसे रिपोर्ट जो है हिंडनबर्ग को क्या दिया गया है, नोटिस दिया गया है। अब वही प्रश्न है कि कोटक बैंक इस तस्वीर में कहाँ आता है। हालांकि सेबी ने जो नोटिस उसको दिया था उसमें वो 60 फॉर्म में KMIL करके कहा था, लेकिन कोटक ये हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट अपना जो उसका जवाब माइक्रोसाइट पे दिया या सोशल मीडिया पर दिया, तो उसने कहा कि भारत के सबसे बड़े बैंकों और ब्रोकर फर्मों में से एक कोटक बैंक का नाम स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, जिसने हमारे निवेशक साझेदार यानी किंगडन द्वारा अडानी के खिलाफ दाव लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और ये ऑफशोर ढांचे का इस्तेमाल यानी कोटक के ही एक फर्म का इस्तेमाल जो इसका साझेदार किंगडन है उसके द्वारा किया गया था। और इसके जवाब में जब कोटक महिंद्रा बैंक से कहा गया तो उसने कहा कि एक सेबी पंजीकृत हमारी FBI संस्था है और पूरी तरह से हम KYC फॉलो करते हैं, और उनका कहना है कि किंगडन ने कभी भी नहीं बताया कि उसका जो है हिंडनबर्ग के साथ ऐसा है और वो इसलिए शॉर्ट सेलिंग कर रहा है। तो अब इसमें और भी परतें खुलेंगी, क्योंकि ये एक से नहीं कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, और ये आधुनिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है कि किस तरह से 4-10 लोगों का, अब आप कह सकते हैं कि शायद चीज़ें ठीक रही हैं कि भारत की एक कह सकते हो कि अच्छी कंपनी, अब अच्छी मतलब ये नहीं कि अब उसके क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था के में एक महत्वपूर्ण भूमिका और खासतौर से स्ट्रेटेजिक सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एक हमारी MNC, जिसमें हमारे लाखों लोग जो है रोजगार प्राप्त करते हैं और करते हैं, उसको कैसे डिमाइन करने की कोशिश की गई थी, कैसे उसको हिंडनबर्ग 10-5 लोगों की संस्था है, और ये जो एंडरसन है इसको कहा जाता है कि उसने अमेरिका की कई सारी ऐसी कंपनियों को, 2-3 कंपनियों को वो तबाह कर चुका है। लेकिन खैर भारत में वो नहीं कर सका। उसका तो कहना है कि उसने जो उसमें रिसर्च पे जो उसने पैसा लगाया था उतना भी नहीं मिला है। तो खैर अब उसकी बात अलग है, लेकिन प्रयास तो पूरा हुआ था, और इसीलिए सेबी इसकी जाँच भी कर रही है, क्योंकि ये भारतीय कानूनों का उल्लंघन है और इसलिए सेबी इसमें जांच कर रही है। अगला जरा देखते हैं, अगला समाचार है स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है।
भारत सरकार ने जून 2005 में 100 शहरों को एक उत्कृष्ट शहर के रूप में विकसित करने को लेकर स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया था, जिसका चयन प्रतिस्पर्धा के आधार पर होता है। हर शहर अपने से अलग होगा, यूनिक तरह से होगा, यूनिक तरह से डेवलप किया जाएगा। और स्मार्ट सिटी की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी गई, लेकिन वो मेन उसका फोकस ये था कि अभी 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे लगभग जो है लगभग 30% के आसपास हमारी जनसंख्या जो है शहरों में रहती है, और 2030 तक ये 40% से ज़्यादा हो जाएगी। और इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या शहरों में रहेगी तो उसके सामाजिक, आर्थिक और अन्य पहलू हैं, पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे शहरों को डेवलप करना है, क्योंकि ये शहर सिर्फ जनसंख्या के लिए नहीं ही, अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शहरों का योगदान 60% से ज़्यादा 2011 के जनगणना के अनुसार है, और 2030 की जनगणना के अनुसार ये शहर, भारत के जो शहर हैं, ये जीडीपी में 75% से ज़्यादा का योगदान देंगे। तो इन सारे पहलुओं को ध्यान में रख के इसे बनाया गया है, और ऐसे शहरों का विकास किया गया है जो उन शहरों के अंदर भी अनुकरण किया जा सके, और देश के अंदर के अन्य शहर और यहाँ तक कि दुनिया के अन्य शहरों द्वारा भी उसके विकास को, उसके विकास मॉडल को अपनाया जा सके। तो उसी को लेकर वो योजना का समय समाप्त हो रहा था, लेकिन सरकार ने कहा कि 31 मार्च 2025 यानी मार्च लास्ट 2025 तक इसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो चर्चा में क्यों है, तो देखिए, केंद्र सरकार ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के तहत स्मार्ट सिटी मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। जून 2015 में शुरू किया गया स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए एक प्रतियोगिता के माध्यम से इसे चुना गया था। 100 शहरों को इसमें चुना गया था, प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया था। और इस मिशन में देश के चयनित शहरों के भीतर क्षेत्रों को एक क्षेत्रीय विकास योजना के आधार पर मॉडल क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया था, जिसका शहर के अन्य हिस्सों और आसपास के शहरों, यहाँ तक कि देश के बाहर के लोगों द्वारा भी उसका अनुकरण किया जाए। यानी एक मॉडल बनाना था जिस मॉडल को और शहर अपनाने के लिए प्रेरित हो जाए। अगर हम देखें कि अब तक इसमें क्या हुआ है, यानी कितना इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट रहा है, तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों में लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए की लागत से 8,000 से अधिक बहुक्षेत्रीय परियोजनाएं विकसित की जा रही थी। इतना प्लान चल रहा था कि 100 शहरों में 1.6 लाख करोड़ की लेकर 8,000 परियोजनाएं। और 3 जुलाई तक जो रिपोर्ट है, यानी कल तक जो है, कि 100 शहरों के मिशन के तहत 7,108 प्रोजेक्ट, यानी कि कुल प्रोजेक्ट का 90%, 8,000 का 90% लगभग 72,000 होता, 7200 होता है, तो मतलब 7188 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए हैं। और इनकी लागत 1,44,237 करोड़, इस पे जो के लागत के 90% प्रोजेक्ट पूरे गए हैं। तो ये जो लागत है ये 93% है, 91% है, और जो प्रोजेक्ट हैं वो 80%, यानी 90 से 91% लागत, और इसके आधार पर देखा जाए तो प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं। और जो बचे देश जो है, आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 19,926 करोड़ की लागत वाली शेष 830 परियोजनाएं भी पूरी होने के अंतिम चरण में हैं। यानी अब जैसे कोई घर बन रहा है, किसी का छत बचा हो तो आप पूरी तो कहेंगे नहीं, लेकिन मतलब उसी तरह के अंतिम चरण में हैं। और जिन राज्यों द्वारा या जिन संस्थाओं द्वारा, अगर देखिए कि इन्हें फिर आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है, तो इस मिशन को कुछ राज्य और जो शहर के सरकार हैं उनके प्रतिनिधियों ने ये जो शेष 10% परियोजनाएं हैं उसको पूरी करने के लिए कुछ और समय के लिए अनुमोदन किया गया है। और ये सभी, ऐसा नहीं कि ये जो 10% नहीं भी पूरी हुई हैं, ये सभी भी परियोजनाएं अपने उन्नत चरण में है, यानी लगभग पूरी होने की स्थिति में है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने शेष 10 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मिशन अवधि को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। और सरकार को उम्मीद है कि उसके पहले ही ये योजनाएं पूरी हो जाएंगी। और ये भी कह दिया गया है कि इसमें एडिशनल कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, वो पहले से ही जो पैसे अलॉट है, सब कुछ है, बस टाइम एक्स्ट्रा दे दिया गया है ताकि उसे पूरा किया जा सके। क्योंकि इसमें से कई सारी परियोजनाएं जो ज़मीन की चीज़ें अपनाई जाती हैं, उसमें कई सारी चीज़ें ये हैं कि जिसको आप, ऐसा कारण था जिसको कई बार होता है ना कि मैन मेड नहीं होता है, वो परिस्थितिगत है, बहुत और कोई चीज़ें होती है। जैसे आप भी आप पढ़ाई करने जा रहे, आप आए और कुछ और जहाँ भी रह रहे हो आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए,
तो उसके लिए आप 1-2 दिन की समय, तो वही चीज़ें हैं इसको लेकर जो संस्थाएं थी जो जिससे जुड़ी हुई थी, राज्य हैं या शहरी संस्थाएं हैं, अर्बन बॉडीज़ हैं, उनके अनुरोध पर इसे बढ़ा दिया गया है। जरा सा स्मार्ट सिटी मिशन है, इसको समझे तो देखिए ये भारत के शहरी विकास में एक नया मिशन था, प्रयोग था, और जून 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से मिशन ने एक नवीन विचारों को अमल में लाने का प्रयास किया और 100 स्मार्ट शहरों के चयन के लिए शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा कराया। हितधारकों द्वारा संचालित परियोजनाओं का चयन किया गया, यानी जो उसमें जुड़े हुए उनके द्वारा किया गया, और एक स्मार्ट सिटी स्पेशल पर्पज व्हीकल का भी गठन किया गया और शहरी शासन में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजिटल समाधानों और असरदार तरीकों को इस्तेमाल किया गया। 100 शहरों में से प्रत्येक में से परियोजनाओं का एक विविध सेट विकसित किया, जिनमें बहुत सी अनोखी हैं यानी यूनिक है और पहली बार लागू की जा रही है। यानी ये जो 100 शहरों का है, इनमें से बहुत सारी परियोजनाएं यूनिक है, यानी ऐसा नहीं कि वो कहीं और है और उसे पहली बार है, क्योंकि ये अब जैसे इसकी जब परिभाषा आप देखेंगे, इस पे जो बुकलेट है उसमें खुद ही कहा गया है कि स्मार्ट सिटीज़, अगर आप कहेंगे सर स्मार्ट सिटीज़ की आप क्या मतलब स्मार्ट सिटी मिशन में वो स्मार्ट सिटीज़ की क्या परिभाषा दी गई है, तो कोई एक परिभाषा नहीं दी गई है उसमें। देखिए तो देखिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 70% से अधिक परियोजनाएं शहरों में स्वच्छ जल, स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा और आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं। और इस स्मार्ट सिटी मिशन परियोजनाओं में से 17 एसडीजी में, यानी जो 17 लक्ष्य हैं सस्टेनेबल डेवलप गोल के, इसमें से 15 में से एक या दूसरे तरीके से बड़े पैमाने पर हमारा जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो इसको योगदान दे रहा है। और लगभग 44% एसडीजी 11 के उद्देश्य के अनुरूप थे, जैसे शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना। यानी कि एक तरह से ये हमारा जो स्मार्ट शहर है, स्मार्ट शहरी केंद्र हैं, ये सतत मतलब वो सतत विकास की जो अवधारणा है उसके केंद्र हैं। और अगर स्मार्ट सिटी मिशन की आवश्यकता क्यों है उसको जरा समझ लेते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो देखिए कि भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31% शहरों में बसता है और इसका सकल घरेलू उत्पाद में भी 63% ये का योगदान किसका है अभी, यानी जनगणना 2011 के अनुसार थी। हालांकि अभी 2021 में जनगणना नहीं हुई है, आगे होने वाली है, लेकिन उम्मीद है कि 2030 तक शहरी क्षेत्रों में भारत की आबादी का 40% रहेगा और भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 75% योगदान इसी शहरों से होगा। यानी हमारी 40% आबादी और 75% जीडीपी का योगदान जो है शहरों से होगा, और अभी भी 41% आबादी और 63% जीडीपी में योगदान शहरों से होता है। तो ऐसे में जब इतनी बड़ी जनसंख्या रहेगी और इतना अर्थव्यवस्था में इतना कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो उसको लेकर हमें शहरों को भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास की अवधारणा की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ताकि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके और विकास का एक गुणी चक्र, एक साइकिल बनाया जा सके जिसे और लोग भी अपना सके। ठीक है, स्मार्ट सिटी की अवधारणा क्या है? तो देखिए स्मार्ट सिटी अपनी सबसे अहम ज़रूरतों एवं जीवन के लिए सबसे बड़े अवसरों पर ध्यान देती है। इसका दृष्टिकोण ऐसे शहरों को, यानी उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देने का है जो मूल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए, यानी जो उसमें रहने वाले लोग हैं उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो, अपने नागरिकों को एक सभ्य गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करे, एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण दे और स्मार्ट समाधानों का प्रयोग का मौका दे, यानी टेक्नोलॉजी आदि प्रयोग करके ये सारी चीज़ें ये करे। इसमें अगर देखा जाए कि विशेष ध्यान टिकाऊ और समावेशी विकास पर। अभी देखें ही एक रिपोर्ट बताई ही थी कि जो स्मार्ट सिटी है या स्मार्ट शहर हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का केंद्र है, यानी उसमें देखा जाए तो लगभग 75% स्मार्ट सिटी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फॉलो कर रहे हैं। और इसमें जो कोर बुनियादी ढांचे हैं उसमें क्या क्या शामिल है अगर देखा जाए तो पर्याप्त पानी की आपूर्ति होनी चाहिए, निश्चित विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन होना चाहिए, यानी ठोस कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए, कुशल शहरी मोबिलिटी या गतिशीलता होना चाहिए और सार्वजनिक परिवहन की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, किफ़ायती आवास हों और विशेष रूप से गरीबों के लिए अफोर्डेबल हाउस, खासतौर से गरीबों के लिए, क्योंकि
धीरे धीरे जैसे शहरों का विकास होगा तो बहुत सारे लोग शहरों में आएंगे और उन सबके पास ज़रूरी नहीं है कि अगर शहर में आए और शहर का में आवास एफोर्डेबल नहीं होंगे तो लोग कहाँ रहेंगे। तो निश्चित रूप से वहाँ पे स्लम्स या अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ डेवलप होंगी और ये किसी भी शहर के लिए बेहतर नहीं है। तो सिर्फ शहरों का विकास नहीं करना है या आवास नहीं है, वो आवास किफ़ायती हो, ख़ास तौर से गरीब लोगों को, ये भी इसमें ध्यान दिया गया है। और इसके अतिरिक्त इसमें सुदृढ़ आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण पर बल है, सुशासन पर बल है, विशेष रूप से ई गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी पर, पर्यावरण टिकाऊ होना चाहिए और नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर ध्यान दिया गया है और स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। तो ये कुछ बुनियादी सुविधाओं पर आधारित है ये, और ये एक तरह से आप इसको कहोगे कि आप इसकी कुछ विशेषताएं बता सकते हैं, क्योंकि उसमें खुद ही कहा गया है कि 100 शहर में से ऐसे बने जो अन्य शहरों के अनुकरणीय हो। तो 100 शहर एक जैसे ही बन जाएंगे नहीं, वो अपनी अपनी विविधता, अपनी अपनी विशेषताओं के आधार पे एक मॉडल शहर के रूप में डेवलप हों। क्योंकि हमारी जो जिस तरह से शहरी आबादी बढ़ रही है उस तरह से हमें ज़रूरत है ऐसे शहरों की जो उस आबादी को एकमोडेट न करे बल्कि उन्हें एक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण जीवन दे सके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के साथ ही, वेबसाइट पर भी जाके आप देख सकते हैं। बाकी आप लोग इसको देखिएगा। चलिए, नमस्कार।